हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में जो है बच्चों, हमारा नया सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस हम लोग आज आपका प्रारंभ कर रहे हैं। और पॉलिटिकल साइंस में जो पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, उसको हम देखेंगे। क्लियर है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब कोई राष्ट्र बनता है तो राष्ट्र बनाने में किन आपकी चुनौतियों का कौन सी ऐसी स्थिति है, कौन से चैलेंजिंग फेस हैं जो हमको आपका सामना करना पड़ता है। उन सारे फेसेस को हमको देखना है और उन्हीं पर हम लोगों को अपनी बात रखनी है और एक एक करके उन पर बात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग रेडी हो जाइए चैप्टर को पढ़ने के लिए। देखिए, चैप्टर की प्रक्रिया आपको पता है। कोई आपका डाउट बनता है, कोई भी आपका कमेंट है, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलो तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, ध्यान दीजिए आप सभी बच्चे, हम लोग इस चैप्टर में एक एक करके जितनी भी सारी चीजें हैं हम लोग गौर करके इन पर अपना बात करेंगे। जैसे कि चैप्टर हमारे सबसे पहले सामने है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, कि जब कोई राष्ट्र बना है, कोई बन रहा है, तो उसमें कौन कौन समस्या आने वाली है। सबसे पहले देखिए, और इसी में हम लोग एक एक करके बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ। कब हुआ? वर्ष 1947 15 अगस्त को हम लोग क्या हो गए? आजाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस राज्य संविधान सभा को एक विशेष सत्र को संबोधित किया। किसने? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए हैं जवाहरलाल नेहरू, और उन्हें क्या संविधान सभा के एक विशेष सत्र संबोधित किया। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्य बधू के चिर प्रतीक्षित भेंट यानी कि ट्रस्ट विद डोमिनियन के नाम से जाना गया। हिंदुस्तान की जनता इस क्षण का प्रतीक्षा कर रही है। अपने इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है कि हमारी आजादी की लड़ाई कई आवाजें बुलंद थी। बहरहाल दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहली बात यह है कि आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाए, और दूसरी यह है कि सरकार भले सबके काम करेगी, इस शासन में गरीब और कमजोरों का ख्याल रखा जाएगा। कैसा होगा? इसमें जो भी आपके गरीब हैं और कमजोर हैं, उन सब का जो ख्याल है वो आपका रखा जाएगा। देश अब आजाद हो चुका है और आजादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का अब वक्त आ गया है। अब देखिए क्या चीजें थी कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता होगी, देश आजाद हो चुका है, हम लोगों को अपने अनुसार जीवन जीने का मौका मिलेगा। जिन सपनों को हम लोग लेकर चल रहे थे, उनके साकार का मौका हमारे पास आया है। और सबसे बड़ी बात, साकार के जब चीजें आई हैं तो जिन चीजों का जुड़ाव हम लोग देख रहे हैं, उन आपके चीजों का जुड़ाव भी हमें मिलेगा और हम अपने सपनों की हुंकार भर सकेंगे। कोई आसान काम नहीं था। आजाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ था। आप कह रहे, जब भारत आजाद हुआ, उसका जन्म हुआ, तो बहुत सारी कठिन परिस्थितियां थी। हिंदुस्तान सन 1947 के जिन हालातों के बीच आजाद हुआ, शायद उस वक्त कोई मुल्क वैसी हालत में आजाद नहीं हुआ था। आजादी के बाद लेकिन देश के बंटवारे के साथ ही 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी में रहा। कह रहे कि जो वर्ष 1947 था, ये बहुत बड़ा विस्थापन और आपका त्रासदी इसने झेली। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आजाद हुए, बहुत लंबे संघर्ष झेलना पड़ा। फिर हम लोगों को पार्टीशन, जब भारत पाकिस्तान से अलग हुआ, उस समय कितनी हिंसा, मारकाट, लोग विस्थापन, एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट हुए। आजाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविकल्प लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। आजादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से कहीं भटक जाता था कि नया राष्ट्र चुनौतियों में लिपटा है, और कह रहे हैं कि हमारे जो आपका नेता थे इस बात से नहीं भटक रहे थे कि हमारे राष्ट्र में क्या है, नई चुनौतियां हैं, नई चीजें हैं। देखिए, 15 अगस्त 1947 को लाल किले से प्रचार भाषण देते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अब आप सोच कर देखिए, जब आजाद हुआ, खाने की तंगी, गरीबी, भूखमरी,
परेशानी, शासन लागू करना, संविधान चलाना, समरूपता लानी, देश को भारत बनाना और विश्वव्यापी स्तर पर पहचान करना कि हम भी एक राष्ट्र हैं। ऐसे बड़े मुद्दों की समस्या हमारे सामने गंभीर रूप से खड़ी हुई थी। ठीक, उसी में देखिए, ये उस समय का एक हिंदुस्तान टाइम्स का, द हिंदुस्तान टाइम की एक न्यूज छपी थी, एंड ऑफ इंडिया 20 ईयर ओल्ड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, रॉयल असाइनमेंट इंडिपेंडेंस बिल, ये सारी चीजें इसमें छपी हुई थी। अब देखिए, 3 चुनौतियां थी हमारे सामने। आइए उन 3 चुनौतियों को पढ़ते हैं। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 चुनौतियां रही। पहली और तत्कालिक चुनौती थी, क्या कह रहे हैं, पहली और तत्कालिक चुनौती दिखा दी एकता के सूत्र में बंधे भारत को गढ़ने की। सब भारत कैसा हो, इकट्ठा हो, एकत्र हो, ये सबसे बड़ी चुनौती थी, जिससे भारतीय समाज की सारी विविधताओं की जगह हो। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यह अलग अलग बोली बोलने वाले, उनकी अलग अलग संस्कृति थी, वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता। लोग क्या कह रहे थे कि जितनी भारत में डिस्पैरिटी है, आप देखिए जितनी परस्पटी है घुसी हुई है, जितनी है विविधता है, इसी में ज्यादातर ये लोग नहीं रह सकते। क्योंकि देखिए, एक धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं, एक कल्चर वाले रह सकते हैं, एक बोली वाले, लेकिन भारत की भाषा, बोली, कल्चर सब अलग है, तो ये कह रहे थे कि नहीं रह सकते। देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई एक आशंका यह भी तरह सच साबित हो गई। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्र एकता की बात सबसे ज्यादा जोर देगा, बाकी उद्देश्य को तिलांजलि देगा? क्या ऐसे हमारे क्षेत्र और उप क्षेत्र की पहचान को खारिज कर दिया गया? उस वक्त सबसे तीखा और चुभता हुआ सवाल यही था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए। क्या सवाल था कि भारत की जो क्षेत्रीय अखंडता थी उसको कैसे हासिल किया जाए, ये सबसे चुभता हुआ हमारे मन में आपका सवाल था। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम रखने की थी। दूसरी क्या थी कि जिस डेमोक्रेसी में हम लोगों ने आजादी ली है, ये डेमोक्रेसी वैसी बनी रहे। तो पहला क्या था कि भारत के एक सूत्र में आपका बांधना। पहली पहचान क्या बन गई कि भारत को एक सूत्र में कैसे बांधे। ठीक, अब दूसरी पहचान क्या हो गई हमारे सामने कि भारत में जो लोकतंत्र है वो कैसे ऐसे ही कायम रहे। आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है। लेकिन 9th क्लास में भी आपको मिलेगा, 8th में भी मिलेगा, 10th में भी मिलेगा इनके विषय में। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को अपनाया है। किसे अपनाया है, ध्यान रखना है, प्रतिनिधित्व मूलक को अपनाया है। ये सबसे बड़ी बात है कि हमने इस तरह के लोकतंत्र को सबसे पहले आपका बढ़ावा दिया। ठीक, संसदीय शासन, और कहां से ली गई, ब्रिटेन से। ठीक, इन विशेष सुनिश्चित अपनाई गई हैं कि, और कह रहे हैं बहुत सारी चीजें इसमें अपनाई गई है। कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी और गम का है। कैसा है हमारे लिए, खुशी और गम का है। महात्मा गांधी ने यह बात 14 अगस्त 1947 को आपके कलकत्ता में कही थी। खुशी इसलिए कि हम 200 साल की गुलामी छोड़ अपने आजाद रूप से अपने भारत के भाग्य विधाता बनने वाले थे। लेकिन दुख ये था कि हमारा अपना ही भाग टूट रहा था और पाकिस्तान अलग हो रहा था। उस समय पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान था, और पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना, 2 हिस्सों में भारत, पाकिस्तान 2 हिस्सों में गया। ठीक, क्योंकि जहां पर बहुमूल्य ज्यादा थी उसी आधार पर ये विभाजन कर लिया गया। अब समझ आई राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और क्या क्या है इसमें। अगला देखिए, लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीति मुकाबले हो गए। लोकतंत्र को कायम रखने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, लेकिन इतना भर काफी नहीं होता। चुनौती यह भी थी कि संविधान मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बरतने चलाने में आए।
अब हमें इस तरह का संविधान लगाना था जिसको हम लोग बरस सकें, उसको चला सकें। ठीक। तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिसमें समूचे भारत का भला हो, ना कि कुछ तबके का। अब तीसरी समस्या हमारे सामने क्या अड़ गई कि हम लोगों को ऐसा करना है कि जिससे क्या हो, समूचे भारत का विकास हो। ऐसा ना हो किसी एक ही क्षेत्र का आपका विकास कर दिया। अब हमें पूरे भारत के विकास को देखना है कि एक ही तबके को विशेष उसका लाभ ना मिल जाए। इस मोर्चे पर भी संविधान में यह बात साफ कर दी गई कि सबके साथ समानता बरत जाएगी और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक, संस्कृति, अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाएगी। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जिन्हें आपका राजनीति को आपका पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी को खेमे को कारीगर सरकार की नीतियों की थी। क्या था? असली चुनौती यही थी कि कैसे इनको देखा जाए और उनको कैसे करा जाए। आजाद हिंदुस्तान ने इस चुनौती को आगे क्या रुख अपनाया? संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में क्या सफलता पाई? इस पूरी किताब में इन्हीं सवालों पर खंगालने की कोशिश की गई है कि आजादी के बाद के दौर भारतीय राजनीति की कथा लिखी गई थी, ताकि आप खुद जैसे बड़े सवाल के अपने उत्तर तलाश पाने में काबिल हो सकते हैं। भारत के 3 अध्यायों में हमने जानने की कोशिश की है कि जिन चुनौतियों का जिक्र हुआ है उनकी आजादी के बाद शुरुआती सालों में कैसे मनाया जाता था। आजादी के बाद तुरंत राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। इसे पहले अध्याय में हम इसी चुनौती को ध्यान केंद्रित करते हैं। शुरुआत में इस घटना की चर्चा आई है कि जिन्हें आजादी को एक संदर्भ प्रदान किया गया है, उन्हें समझने में मदद मिलेगी कि आजादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौती क्यों उभरा। आप कह रहे हैं कि आजादी के लिए सबसे प्रमुख सवाल यही क्यों आया उभर के, ये हमारे लिए चुनौती रहेगी। ठीक इसके बाद हम यह भी देखेंगे कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अपने को किस तरह साझे इतिहास, साझी नीयत के फलक पर गढ़ा। अगले 2 अध्याय में हम लोकतंत्र कामयाब करने की, बराबरी, इंसाफ पर आधारित आर्थिक विकास हासिल करने की चुनौती पर हम लोग आपका विचार करेंगे। ठीक, कि क्या करेंगे, कैसे लोकतंत्र को कायम रखा जाए, लोगों को कैसे बराबरी मिले और आर्थिक सहायता, विकास हासिल हो। ये सारी चुनौतियां थी। अब देखिए, इतनी बड़ी चुनौतियां, इतनी बड़ी समस्याओं को लेकर जब कोई देश आजाद हो रहा है तो उसके सामने कितनी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। क्या कर सकते हो? इसका अंदाजा लगा सकते हो कि क्या स्थिति रह रही है और क्या आप इनको समझ पा रहे हो। ठीक, तो ये आपको ध्यान देने की और इन सब पर गौर करने की बहुत ज्यादा अब आपको जरूरत है। ठीक है, चलिए, किसी का अगर कोई डाउट है, कोई चीज आपको पूछनी है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, तो फिलहाल इतने में आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए एक बार, कुछ भी पूछना हो राष्ट्र निर्माण की चुनौती में पूछ सकते हैं। देख लिया बच्चों? चलिए,
नहीं है कोई डाउट? आगे बढ़ जाएं। देखिए, 3 डाक टिकटों को हमने सर्वप्रथम जारी किया था। ठीक, इन टिकटों पर आपके छपे गणतंत्र के सामने खड़ी हुई वो आपकी चुनौतियां हमको दिखाई दी। 1950 में डाक टिकटों का अब आपका डिजाइन तैयार किया गया था। पहले एकता के रूप में, कृषि के रूप में, फिर आगे इंडस्ट्रियल कैसे हम आपका डेवलप। ठीक, देखिए उस समय की न्यूज जो आपकी छपी थी, उन न्यूज़ों को आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, और सभी उन न्यूज़ों को आप देख भी सकते हैं। याद रहेगा? आगे बढ़ चलें। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना की कोटेशन है, हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय की इन जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समाज के तरह तरह के लोग शामिल होते हैं। मुसलमान में आपका पठान, पंजाबी, सिया, सुन्नी में बढ़ जाते हैं। हिंदू, ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री, बंगाली, मद्रासी आदि समुदाय में बटे हैं। पाकिस्तान में आप आजाद हैं। आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आजाद हैं। आप अपनी मस्जिद जाने या किसी अन्य पूजा स्थल पर जाने के लिए आजाद हैं। आपके धर्म, आपके जाति, विश्वास के राज्य कुछ लेने देना नहीं है। 11 अगस्त 1947 को कराची में पाकिस्तान की संविधान सभा की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने ये शब्द कहे थे। ठीक, अब देखिए, अमृता प्रीतम कुछ लिखती हैं। 1919 में काव्यत्री थी। पंजाब भाषा की प्रमुख काव्यत्री एवं कथाकार। साहित्यिक उपलब्धि में साहित्य अकादमी पद्मश्री, ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित। विभाजन के बाद दिल्ली में निवास और जीवन के अंतिम समय पंजाबी तक की साहित्य नगवणी के संपादक। बहुत फेमस रही है अमृता प्रीतम। चुनी हुई आपकी कमेटियां, आप एक बार इसको जरूर पढ़ें। वारिस से सहा बहुत अच्छी है। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज्यादा है कि वे चाहें तभी भी यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते। यहाँ एक बुनियादी तथ्य है और इसको कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। पाकिस्तान चाहे जितना उस्कावा दे वहां के गैर मुस्लिम को अपमान और भय में चाहे जितना घूंट पीने दे, हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश करना आना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें नागरिक के अधिकार देने होंगे, उनकी रक्षा करनी होगी। अगर हमें ऐसा करने में कामयाबी नहीं है तो हमें एक नासूर बन जाएगा जो पूरी राज व्यवस्था में जहर फैलाएगा और शायद सबको तबाह कर देगा। ये जवाहरलाल नेहरू मुख्यमंत्रियों का एक पत्र में इन्होंने लिखा था। ठीक, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या स्थिति थी। विभाजन, विस्थापन और आपका पुनर्वास क्या स्थिति रही है, थोड़ा था इस पर हम लोग आपका गौर कर लेते हैं। 14-15 अगस्त 1947 को एक दिन नहीं बल्कि 2 राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान, अस्तित्व में आए। विभाजन के कारण ऐसा हुआ। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। अपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में उस राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा था जिसके फलस्वरूप दोनों देशों की भूभाग की रेखांकित करते हुए सीमा रेखा खींची गई थी। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात करी। किसने करी? मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम नाम के 2 कौम के देश था। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। बहरहाल 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे कई बदलाव लाए। कांग्रेस और लीग के बीच एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसे कई बातों पर जोर रहा। नतीजन पाकिस्तान की मांग को मान लिया गया। क्या हो गया? पाकिस्तान आखिर में बट गया। विभाजन की प्रक्रिया, फैसला हुआ कि अब जिस भूभाग को इंडिया नाम से जाना जाता है उसे अब भारत या पाकिस्तान के 2 देशों के बीच बांट दिया गया। यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, पर इसके फैसला करना और अमल करना और कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्यक को विभाजन के आधार बनाया जाएगा।
इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे, इसके इलाके में पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से पर भारत कहलाएगा। यानी कि पाकिस्तान बहुमूल्य क्षेत्र पर या आपका जो है थोड़ा ट्रांसफर हो जाएंगी चीजें और अलग अलग हो जाएंगी। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। ठीक, ये हमको ध्यान देना है। देख लीजिए एक बार, ठीक है, और आप इनको ध्यान रखिएगा। विभाजन की प्रक्रिया ये तो पूरा पढ़ चुके हैं। अब देखिए, यह बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, लेकिन असल में कई किस्म की दिक्कतें थीं। पहली बात यह थी कि ब्रिटिश इंडिया में जब कोई इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हों। ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था तथा दूसरा पूरब में। ऐसा कोई तरीका ना था, इनका दोनों इलाकों में जोड़कर एक ही जगह कर दिया गया। इससे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी कि पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, तथा इनके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। दूसरी बात यह है कि मुसलमान बहरहाल इलाके पाकिस्तान में जाने को राजी था। ऐसा भी नहीं था कि खान गफ्फार अब्दुल पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत के निर्वात नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी। वे द्वै राष्ट्र के एकदम खिलाफ थे। संयोग से उनकी आवाज की अनदेखी की गई और पश्चिमी उत्तर सीमांत को पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। अब देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी के रूप में देखते थे। और वो भी क्या कर रहे थे, वो भी दो राष्ट्र के सिद्धांत के खिलाफ थे। तीसरी समस्या और भी विकट थी कि ब्रिटिश इंडिया को मुस्लिम बहु प्रांत पंजाब और बंगाल के अनेक हिस्सों में बहुसंख्यक गैर मुसलमान आबादी वाले थे। फैसला यह हुआ कि इन दोनों प्रांतों के बंटवारे धार्मिक बहुजन की संख्या के आधार पर होंगे। इसमें जिले अथवा उससे नीचे के स्तर के प्रशासनिक इलाकों को आधार माना जाएगा। 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि तक फैसला ना हो पाया। इसका मतलब यह है कि आजादी के दिन अनेक लोगों को यह पता नहीं था कि भारत या पाकिस्तान में है। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। इसका देखिए, जो वर्तमान में हम लोग पंजाब देखते हैं ना, वो वर्तमान में हम पे पूरा पंजाब नहीं है। जो उसका ज्यादा बड़ा जो आपका पंजाब है, जो उसका बड़ा आपका पंजाब है, उस बड़े पंजाब का जो हिस्सा है वो अधिकतर आज पाकिस्तान के पास है। किसके पास है? वो आपका पाकिस्तान के पास है। राष्ट्र निर्माण की चुनौती, इस समस्या से जुड़ी हुई चौथी और विभाजन की सबसे अनूठी कठिनाई अल्पसंख्यक थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे जो इलाके और पाकिस्तान में है। अब वहां लाखों की संख्या में हिंदू और मुस्लिम आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक ही तरफ से सहारा लेते थे। इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घरों में विदेशी बन गए हैं। जिस जमीन पर बैठे हैं वो उनके पुरखों सदियों से आबाद रहे उसी जमीन पर विदेशी बन गए हैं। जैसा यह बात साफ हुई है कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता था कि यह समस्या कितना विकट रूप धारण करने जा रही है। इस कठिनाई से उभरने के लिए कोई योजना न थी। शुरू में लोग बाग और नेता यह मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटना स्थायी है और जल्दी इन पर काबू कर लिया जाएगा, लेकिन बड़ी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई। दोनों तरफ के अल्पसंख्यक के पास एकमात्र रास्ता बचा कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें, और कई बार ऐसा चंद घंटों का मुहल भीड़ पड़ने लगी। अब देखिए, अलग अलग हुआ। विभाजन के परिणाम क्या हुए? देखिए किस तरह की स्थिति आप पढ़ रहे हैं। बहुत सरल भाषा में लिखा है। सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर थी। आबादी का यह है स्थानांतरण क्या था?
आकस्मिक, नियोजित और त्रासदी भरा था। मानव इतिहास में अब तक सबसे बड़े स्थानांतरणों में से एक था। कह रहे कि मानव इतिहास में सबसे बड़ा, लोग इतनी बड़ी मात्रा में शिफ्ट हो रहे थे। एक नाम था, धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों की बेरहमी से मार रहे थे। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए थे, जिनके इलाकों में ज्यादातर हिंदू और सिख आबादी थी। उन इलाकों में मुसलमानों को छोड़ जाना दिया। ठीक उसी तरह मुस्लिम बहुमूल्य आबादी में हिंदुओं और सिखों को भी नहीं गुजरने देते थे। देखिए क्या स्थिति बनी है। ये आपको देखना होगा कि कैसी स्थिति यहाँ आपकी रही और कैसे स्थिति ये बनी रही। देखिए कितना बड़ा जो व्यापक मंजर था, आप इसको देख सकते हैं। उस विभाजन का दौर, जिस विभाजन के दौर को आप लोग देख रहे हैं, वो आपको दिखाई देगा। लोग कैसे बड़ी मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ आपका शिफ्ट हो रहे थे, आपका माइग्रेट हो रहे थे, ये आपको देखना होगा। देख लिया, स्थिति को देख रहे हैं कितनी भयावह स्थिति थी। देखिए हम तो स्थिति को केवल महसूस कर सकते हैं। सोच के देखिए, जिन लोगों ने इस पार्टीशन का, इस विभाजन का दर्द झेला है, जिन फैमिलियों ने, जिन परिवारों ने, कभी मौका मिले तो उनके जो आपके पुरखे आज भी आपके हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे देहरादून जैसे क्षेत्र में रहते हैं, उधम सिंह नगर में हैं, कुछ आपका रुद्रपुर साइड में है, आप देख सकते हैं, उनसे बताएंगे कि कैसा मंजर उन्होंने आपका झेला है और क्या स्थिति उन्होंने आपका विभाजन के समय में आपका देखी है। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए। वे सीमा के तरफ एक से दूसरे तरफ गए। इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों में भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। कल तक जो लोग अपना वतन हुआ करता था, आज वहां की पुलिस और स्थायी प्रशासन अब लोगों की रुक कई बाप के बरत रहा था। लोगों को सीमा से दूसरी ओर जाना पड़ा और ऐसे में हर हाल करना पड़ा। अक्सर लोगों ने पैदल चली गई तय दूरी सीमाओं के दोनों हजारों तादाद में औरतें मर्द की अगुवाई करना लिया। उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी। अगवा करने वाले क्या करें, अगवा करने वालों का धर्म भी अपनाना पड़ा। कई मामलों में यह भी खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर बहु बेटियों को मार डाला। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे, उन्होंने वे बेटी खाना हो गए। इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आजादी का मतलब था महीनों और कभी कभी सालों की शरणार्थी शिविर में जिंदगी काटना। ठीक, भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि, फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघु कथा, कविता, फिल्मों के इस मारकाट का, नरसंहार का जिक्र किया है। विभाजन और हिंसा से पैदा दुखों और अभिव्यक्ति दी गई है। विभाजन का बेबाक जिक्र हुआ है। रचनाकारों ने अक्सर वही जुल्म इस्तेमाल किए जो विपत्तियों को झेलने में बंटवारे का जिक्र करते हुए। इन सबके लिए बंटवारे का मतलब दिलों के टुकड़े हो जाना था। क्या था? दिलों के दो टुकड़े जाना। विभाजन का सिर्फ संपत्ति, देनदार और संपत्ति की बंटवारी नहीं था। इस विभाजन में दो समुदाय जो अभी भी पड़ोसियों की भांति रहे, वह हिंसक अलगाव के शिकार हुए। कैसे है? हिंसा और अलगाव के आपके जो थे शिकार हुए। विपत्तियां संपदा के साथ जुड़ी। टेबल, कुर्सियां, टाइपराइटर, पुलिस, वाद यंत्रों तक बंटवारा हुआ। सरकारी और रेलवे के कर्मचारी का भी बंटवारा हुआ। अब तक के साथ साथ रह रहे आए दो समुदाय हिंसक और भयावह विभाजन था। अनुमान किया जा रहा था कि विभाजन के कारण 80 लाख लोग अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। विभाजन की हिंसा में करीबन 5 से 10 लाख लोगों की जान की अगुवाई गई है। कितने लोग? 5 से 10 लाख लोग। अब सोच के देखिए कैसा था ये आपका मंजर। ठीक,
अब देखिए, पढ़ लिया? चलिए, पीछे एक बार कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग थोड़ा सा जो है गर्म हवा या फिर ये सब चीज़ों के विषय में थोड़ा कल देखेंगे। आज आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है? चलिए, इस मंजर को जरूर देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको राष्ट्र निर्माण की जो आपकी चुनौतियां हैं और भारत पाकिस्तान किस प्रकार से अलग हुआ उसकी कुछ पृष्ठभूमि आपके मस्तिष्क में आपका बन गई होगी। आप इसको एक बार घर जाकर जरूर रिवीजन करिए। कोई भी आपका डाउट बनता है, कोई भी आपका कमेंट है, कुछ आपको समझ नहीं आती, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से जरूर पूछिए। मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।